2021 मनी गुरु स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नए साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये सही समय है साल 2020 को थोड़ा रिकैप करने का, उसकी हाईलाइट समझने का और क्या लेसन्स, क्या सबक, क्या नई चीज हम नए साल में लेकर जा रहे हैं वो सब समझने का। हमारे साथ आज है खास मेहमान, परिचय करा दें, राहुल जैन, हेड पर्सनल वेल्थ एडवाइजरी एडवाइस। राहुल, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। थैंक यू। तो आज हम राहुल से क्या खास शो में चर्चा करने जा रहे हैं उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे वेल्थ क्रिएशन एसेट एलोकेशन, वेल्थ क्रिएशन में एसेट एलोकेशन का क्या रोल, मार्च से नवंबर तक बाजार के सफर से क्या लें आप सबक, नए साल में इक्विटी निवेशक क्या करें, साथ ही 2020 में मोबाइल ट्रेडिंग कैसे हुई हिट। राहुल, साल 2020 अगर हम देखें तो न सिर्फ हमारी निजी जिंदगी में बल्कि हमारे आसपास, शेयर बाजार में, हमारे निवेश में काफी इवेंटफुल साल रहा है। और अगर हम इसकी कुछ हाइलाइट्स की बात करें और अगर हम थोड़ा रिकैप करके मार्केट्स को ही खास तौर पर जनवरी से मार्च या फिर मार्च से नवंबर तक का अगर हम जिक्र करें तो क्या खास लगता है, मतलब साल 2020 के हाइलाइट्स क्या कहते हैं? साल 2020 तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा हाइलाइट्स है, बहुत ही वॉलेटाइल साल रहा है। अगर आप देखें ये पूरा साल तो पैंडेमिक की बातचीत में ही निकल गया और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर आपको याद हो मार्च अप्रैल के टाइम में मार्केट में इतना पैनिक था, इतना पेसिमिज्म था। और अगर आप आज देखें तो इक्विटी मार्केट्स ने ऑलमोस्ट 75-80% का रिटर्न दे दिया है और मार्केट्स ऊंचाई, हर दिन नई ऊंचाई हिट कर रहा है। तो की हाइलाइट्स तो यही रहेंगे कि पहले बहुत ज्यादा पेसिमिज्म था, बहुत घबराहट थी इन्वेस्टर्स के अमंग, और अभी अब देखे जाए तो बहुत ज्यादा पीपल आर वेरी हैप्पी, वो काफी खुश हैं और काफी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर रहे हैं उनके ऑन इक्विटी साइड। तो इन दैट सेंस कि इस पूरे साल में उतार चढ़ाव दोनों रहे हैं और काफी नई चीजें भी सीखने को मिली है इन्वेस्टर्स को कि कैसे पैनिक के टाइम में कैसे अपना पोर्टफोलियो को संभाला जाए और एसेट एलोकेशन जैसी चीजों के थ्रू कैसे अपने आप को वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एब्सोल्युटली, कई सबक जो निवेशक है वो नए साल में लेकर जा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि मार्केट काफी ज्यादा इवेंटफुल रहा, हमारी जिंदगी काफी इवेंटफुल रही है। इनफैक्ट कुछ फिगर्स जो आपने हमें प्रोवाइड किए, हम थोड़ा सा उन आंकड़ों के जरिए भी समझना चाहेंगे कि क्या खास रहा है, मतलब जो ट्रेंड जो रहा है। स्पेशली अगर हम निफ्टी की बात करें राहुल, तो जनवरी टू मार्च हमने देखा थोड़ा बहुत मार्केट ठीक ठाक तो कर ही रहा था, लेकिन जो बड़ा फॉल हमने मार्च में देखा उससे निवेशकों का भरोसा काफी ज्यादा डगमगा गया। तो जनवरी से लेकर मार्च तक का अगर हम निफ्टी का ही प्रदर्शन देखें, मार्च में -23%, शायद लोगों ने हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसको प्रेडिक्ट किया हो, पर इतना ज्यादा गिरावट आएगी उसको लेकर जो इन्वेस्टर्स का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से सामने निकल कर आया? अगर आप देखें ये जो जनवरी से मार्च के बीच में जो गिरावट आई, या फॉर एग्जाम्पल मार्च में जो गिरावट आई, उसमें से एक चीज तो बहुत क्लियर निकल के आई कि जो भी लोग इक्विटी की तरफ ओवर लीवरेज थे, ज्यादा निवेश कर रखा था, उनको काफी पेन हुआ। और ये भी क्लियर हुआ कि जिन्होंने अपना रिस्क असेसमेंट ढंग से नहीं कर रखा था उनको भी काफी परेशानी हुई। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो निवेशक अपना एसेट एलोकेशन ढंग से मैनेज कर रहे थे, जिनका अच्छा रेशियो था, उन्होंने उस टाइम को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी यूज किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस टाइम पे, जिनको अभी काफी मुनाफा हुआ है इन लास्ट 6 महीने में, तो उन्होंने काफी अच्छा रिटर्न बनाया। तो दोनों साइड के स्टोरी है, जहां लोगों को नुकसान भी हुआ और एक तरफ है जहां पर लोगों ने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी पकड़ के उसको इन्वेस्टमेंट भी की तरह भी यूज किया है, जो उनको आने वाले 6 महीने में काफी फायदा हुआ।
एब्सोल्युटली। और फिगर्स भी यही कहते हैं राहुल, बिकॉज अप्रैल के ऑनवर्ड्स जब ऑफ कोर्स मार्च में हमने देखा लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, लोग अपने निवेश को लेकर काफी ज्यादा कॉशियस हुए, उनके मन में ये शंका भी आई कि हाँ क्या अपने निवेश को जारी रखना चाहिए या फिर यहीं पर रोक देना चाहिए, पता नहीं कोविड की वजह से बाजार का क्या होगा। उसके बाद जो फिगर्स कहते हैं, इनफैक्ट अप्रैल टू अगस्त या फिर अगस्त के बाद नवंबर, ये एक महीना रहा है जिसमें मार्केट्स हैव डन एक्सेप्शनली वेल। तो नवंबर में 11% का इंक्रीज, और जैसा आपने बोला कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 70% बाजार ने अच्छा एक प्रदर्शन दिखाया अपवर्ड मूवमेंट में। तो जिन निवेशकों ने मार्च की इस गिरावट को समझकर और उसको यहाँ पैरामीटर समझकर अपना निवेश छोड़ दिया और वो अब नवंबर में हैं और वो सोच रहे हैं कि मार्च में हमने ये नहीं किया होता तो शायद नवंबर में हमें काफी ज्यादा फायदा होता, तो उन निवेशकों के लिए उनके इस पैटर्न पर आप क्या कहेंगे? उनके पैटर्न में देखिए, मैं आप पहले ही बोल रहा था कि एक चीज तो निकल के आती है, जिन क्लाइंटों ने जिन निवेशकों ने इक्विटी को ओवर लीवरेज कर रखा था, या फॉर एग्जांपल आपका एसेट एलोकेशन बोलता है, या जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए उसमें आपका सपोज 60% इक्विटी होना चाहिए, 30% डेट होना चाहिए, 10% गोल्ड होना चाहिए, और सपोज आपने उसकी जगह 100% इक्विटी कर रखा था, तो जब टाइम आया मार्च के आसपास तो आप पैनिक कर गए, बिकॉज आपका पूरा पोर्टफोलियो काफी अच्छे अमाउंट से गिर गया। तो आप ऑब्वियसली जब पैनिक होता था आप मार्केट से निकलने की कोशिश करते हैं, तो आपने उस टाइम लॉस बुक कर लिया। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई निवेशक है जिन्होंने अपना एसेट एलोकेशन अच्छा मैनेज कर रखा था, उसका इक्विटी डेट के बीच में अच्छा रेशियो था और गोल्ड भी था, तो उसके पोर्टफोलियो में कम गिरावट आई, उससे उसको काफी हिम्मत मिली और उसने फिर थोड़ा अपने डेट को और इक्विटी में कन्वर्ट किया। तो जो डेट को उसने इक्विटी में कन्वर्ट किया उस टाइम, उसका बेनिफिट उसको अभी लास्ट 6 महीने में काफी हुआ। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, या जो हम अपने इन्वेस्टरों को बोलते हैं, निवेशकों को बोलते हैं, कि आप अपना एसेट एलोकेशन को हमेशा फॉलो कीजिए। उसमें क्या है कि एक तो आपका रिस्क कंट्रोल रहेगा, जो आपकी एज, आपकी एबिलिटी के हिसाब से जरूरी है आपको अंडरस्टैंड करना। उसके अलावा एसेट एलोकेशन आपको हमेशा अलाउ करेगा कि जब भी कोई पैनिक का टाइम है या जब भी अपॉर्चुनिटी का टाइम आए तो आप उसको यूटिलाइज कर पाए। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग रहा है इन लास्ट 6-9 महीने में, कि जिन्होंने अपना एसेट एलोकेशन फॉलो किया है उन्होंने काफी अच्छा निवेश कर पाए और काफी अच्छा आमदनी अपने निवेश से प्राप्त कर पाए हैं। तो एसेट एलोकेशन का जो एक राइट मेथड है राहुल, वो होना क्या चाहिए? जैसा आपने कहा कि जिसने एसेट एलोकेशन को सही से फॉलो किया, मतलब कई ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने हम कह सकते हैं, क्योंकि जहां पर पैसे इन्वॉल्व होते हैं लोग काफी ग्रीडी भी हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ इक्विटी में अगर अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो क्यों ना अपने पोर्टफोलियो का ज्यादा परसेंटेज इक्विटी में डाला जाए। पर एक एसेट एलोकेशन का एक सही तरीका क्या होना चाहिए नाउ, जब हम साल 2021 में जा रहे हैं, हमें 2020 से काफी कुछ सीखने को मिला है, तो एसेट एलोकेशन किस स्ट्रैटेजी के तहत हम आगे आने वाले निवेश के लिए लेकर ले चले? एसेट एलोकेशन बहुत ही सिंपल है, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। एक काफी अच्छा आसान फॉर्मूला है जो काफी एडवाइजर यूज करते हैं, और मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ यही फॉर्मूला यूज करें, इसमें काफी आपका काम हो जाएगा अधिकतर। तो जो आपकी एज है उसको आप 100 से माइनस करेंगे। सपोज कोई 40 साल का है, वो अपनी 100 से अपनी माइनस करेगा तो 60% आता है। तो जो 100 माइनस एज शुड बी इक्विटी पोर्टफोलियो 60%। तो सपोज अगर 40 साल की उम्र है तो 60% आपका इक्विटी पोर्टफोलियो हो सकता है, 30% आपका डेट हो सकता है और 10% गोल्ड हो सकता है। तो ये आपका एक सिंपल एसेट एलोकेशन मॉडल बन गया जिनकी उम्र 40 साल की है। अभी इसमें थोड़ा आप ट्विकिंग कर सकते हैं, थोड़ा आप इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जैसे थोड़ा अगर आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है तो आप 60 की जगह 65 कर लीजिए इक्विटी को। अगर आपका थोड़ा रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव है, आपको रिस्क लेने में अच्छा नहीं लगता, आपको इंट्यूटिवली मजा नहीं आता है, तो आप उसको 50 कर लीजिए। पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, पर लार्जली 100 माइनस एज आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो हो सकता है। और ये काफी यूज करने में काफी इजी है, मतलब बहुत टेक्निकल नहीं है, कोई भी आसानी से इसको यूज कर सकता है एज अ फॉर्मूला कि उसका कितना पोर्टफोलियो इक्विटी में होना चाहिए, कितना डेट में होना चाहिए और कितना गोल्ड में होना चाहिए। तो
तो बेसिकली एक थंब रूल यूजुअली कहा जाता है कि 100 माइनस योर एज, जो एक बड़ा फिगर है वो इक्विटी की तरफ, बाकी रेस्ट ऑफ इट आप डेट की तरफ डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड का में निवेश का जो ट्रेंड रहा है राहुल, उसको देखकर आप क्या कहेंगे? बिकॉज म्यूचुअल फंड संगठन एम्फी जो आंकड़े जारी करता है वो कुछ और ही स्टोरी कहता है कि लोगों ने पैसे काफी ज्यादा रिडीम किए। क्या ये डर था लोगों में कि हमारा पैसा या हमें उतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा और आगे अनसर्टेनिटी है इसलिए, या फिर लोग थोड़े कॉशियस रहे कि अभी फिलहाल निवेश नहीं करते हैं और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है जब मार्केट ठीक करे तो हम निवेश दोबारा से शुरू कर दें? तो म्यूचुअल फंड का जो पिछले 6 महीने का ट्रेंड रहा है वो क्या इंप्लाई करता है निवेशक के बिहेवियर के लिए? सो एक चीज तो है, मतलब थोड़े कस्टमर या थोड़े निवेशक कॉशियस रहे, तो इसलिए आप देखेंगे जुलाई से काफी कंसिस्टेंट रिडेम्पशन आ रहा है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। सो एक तो चीज ये हो रही है कि म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन हो रहा है बिकॉज एक तरीके से लोग कॉशियस हैं, उनको लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, थोड़ा उनको लगता है कि हो सकता है मार्केट वापस गिरे, क्योंकि मार्केट ने भी काफी अच्छी बढ़ोतरी दी है लास्ट 5-6 महीने में, जितना कभी देखा नहीं गया, मतलब नॉर्मली इतना रहता नहीं है। तो उससे लोगों को ये तो एहसास हो ही रहा होता है कि अब सोचते तो हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, जिससे फ्यूचर टाइम में जब मार्केट गिरे तो उसका बेनिफिट लिया जाए। तो एक वो रीजन है म्यूचुअल फंड का। सेकेंडली हमने ये भी देखा है कि बहुत लोग अपना म्यूचुअल फंड को रिडीम करके डायरेक्ट इक्विटी में भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कि उनका अगर म्यूचुअल फंड इक्विटी था तो उन्होंने बोला कि वो को रिडीम कर लें, उसकी जगह थोड़ा डायरेक्ट स्टॉक्स में खुद ही डैबल कर लें, खुद ही चले जाएं। तो ये दोनों ट्रेंड देखे जा रहे हैं। तो क्या ये मार्केट में एंटर करने का सही टाइम है? अगर डायरेक्ट इक्विटी की बात करें, म्यूचुअल फंड की भी हम चर्चा कर रहे हैं, बिकॉज कई जो अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, पूरे नवंबर में अच्छा प्रदर्शन मार्केट ने किया है और अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केट्स काफी अच्छी रैली पर है। तो आप क्या बोलेंगे निवेशकों को, हाई मार्केट में निवेश करना एक अच्छा तरीका है? डिपेंड करता है कि आप अगर फर्स्ट टाइम निवेशक हैं और अभी तक आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया और आप काफी यंग एज में, तो उनके लिए कोई भी मार्केट हो उसमें तो स्टार्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो वो तो मतलब हर मार्केट में ही चालू कर सकते हैं। तो आप SIP के रूट से हर महीने धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं इस करंट मार्केट ट्रेंड में भी, इस मार्केट में जब मार्केट एकदम हाई पे है। बट अगर एक दूसरे निवेशक है जिनके एसेट एलोकेशन में ऑलरेडी इक्विटी है और उनके एसेट एलोकेशन में जब मैंने आपको फॉर्मूला समझाया उसके हिसाब से इक्विटी का भी रेशियो ज्यादा है, बिकॉज लास्ट 5-6 महीने में जो इक्विटी में बढ़ोतरी आई है उसके कारण लोगों का थोड़ा इक्विटी की तरफ पोर्टफोलियो में एलोकेशन बढ़ गया है, तो वो लोग सब अभी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं राइट नाउ। इसके अलावा आई थिंक मैंने एक और चीज देखी है बुल रन में, जब भी करेक्शन आता है उस टाइम लोगों के पास कैश नहीं होता उनके हाथों में, क्योंकि वो हर टाइम फुली इन्वेस्टेड रहते हैं। तो ऐसे मार्केट में भी करेक्शन को यूज करने के लिए थोड़ा कैश होना चाहिए हाथ में। तो थोड़ा अगर आपका इक्विटी पोर्टफोलियो तो वहां भी थोड़ी कमी कर सकते हैं, थोड़ा रिडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और देखनी चाहिए कि लोग जनरली अभी डिफेंसिव सेक्टर्स में जाएं, इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट हाई पे है और अभी करंट में इक्विटी मार्केट में लीवरेज नहीं करना चाहिए। मतलब काफी लोग लोन लेके भी लीवरेज करके भी पैसा डालते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए राइट नाउ। तो ये 3-4 चीजें लोगों को फॉलो करनी चाहिए कि अगर उनका एसेट एलोकेशन इक्विटी की तरफ ज्यादा टिल्टेड है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ा कैश पे आइए, सो दैट अगर कभी करेक्शन आए आने वाले टाइम में तो आप उसका बेनिफिट ले पाए। तीसरा है, थोड़ा अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो डिफेंसिव सेक्टर्स में रहिए और इस टाइम लीवरेज ना कीजिए। ये 4 चीजें मैं बोलना चाहूंगा निवेशकों को इन करंट मार्केट सिनेरियो, सीइंग द मार्केट एट हाइज। ओके, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, राहुल से बातचीत जारी रहेगी। काफी इंटरेस्टिंग हम समझ रहे हैं कि 2020 से 2021 के लिए हमें क्या ट्रेंड सेट करना चाहिए अपने निवेश का। साथ ही एक चर्चा हम करेंगे मोबाइल ट्रेडिंग पर भी, कितना ज्यादा फोकस बढ़ा है निवेशकों का ड्यूरिंग स्पेशली लॉकडाउन। बातचीत जारी रहेगी, देखते रहिए मनी गुरु निवेश 2021। आप देख रहे हैं मनी गुरु निवेश 2021। आज हम अपने न्यू ईयर स्पेशल सीरीज के तहत जो कि मनी गुरु निवेश 2021 है, उसमें राहुल जैन जो कि हेड है पर्सनल वेल्थ एडवाइजरी एडवाइस से, उनसे खास चर्चा कर रहे हैं। राहुल, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एक नया निवेशक है,
क्योंकि डेफिनेटली इस एक कम से कम एक साल के साइकिल को मौजूदा निवेशक ने तो देख और समझ लिया है। एक नए निवेशक के लिए नए साल में किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? नए निवेशक के लिए एटलीस्ट मेरे वही वाले पॉइंट रहेंगे कि उनको अपना एसेट एलोकेशन देखना चाहिए। एक तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। सेकेंडली, पूरा 100% पैसा पूरा इक्विटी में इन्वेस्ट ना कीजिए, थोड़ा कैश रखिए, बिकॉज मार्केट हाई पे है तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है। थर्ड है, जब आप अभी चालू कर रहे हैं, आपने एक साल में देखा तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि इतना अच्छा रिटर्न दिया तो आप थोड़े कॉन्फिडेंट भी होते हैं, बट राइट नाउ टाइम इज कि थोड़ा आप कंजर्वेटिव रहिए, डिफेंसिव सेक्टर्स में रहिए। ये तीन है। और चौथा ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप लीवरेज मत कीजिए राइट नाउ, कि आपने सोचा कि थोड़ा लीवरेज कर लेते हैं, तो उससे उसको अवॉइड कीजिए राइट नाउ। तो ये चार चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए एक निवेशक को जो अभी नया है, जो इस इक्विटी मार्केट में जिसने एक साल से चालू किया है या जो चालू करने की कोशिश कर रहा है। ओके, और एक बहुत इंटरेस्टिंग जो हमने एक ट्रेंड देखा स्पेशली 2020 में मार्च ऑनवर्ड्स, उसके बाद काफी ज्यादा इसने पिकअप किया, वो मोबाइल ट्रेडिंग है। डेफिनेटली क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक न्यू नॉर्मल बना तो लोग ज्यादा एट ईज रहे मोबाइल पर ही या ऐप के थ्रू ट्रेडिंग करना या फिर म्यूचुअल फंड खरीदने के। तो जो ट्रेंड है अब तक जो हमारे सामने है मोबाइल ट्रेडिंग का, वो क्या कहता है? देखिए, जब से पूरा ये लॉकडाउन हुआ, पूरा कोविड हुआ और लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उस टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का तो जो उसकी यूसेज है वो काफी बढ़ी है, मतलब काफी ग्रोथ आई है उसके अंदर, और मोबाइल भी उसी का पार्ट है। तो मोबाइल ट्रेडिंग में काफी ग्रोथ आई है। पर आप अगर मैं देखूंगा तो ये खाली ये 9 महीने का नहीं है, अगर आप देखो तो मोबाइल ट्रेडिंग में एनीवेज काफी ग्रोथ आई जा रही है, बिकॉज तीन चीजें बड़ी अच्छी होती है मोबाइल ट्रेडिंग या मोबाइल के थ्रू जो भी पूरा सिस्टम क्रिएट हो रहा है। एक तो इससे बहुत बड़ा कन्वीनियंस है, जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में हैं, आप एयरपोर्ट पे हैं, आप घर पे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उसी टाइम अपने कन्वीनियंटली अपना ट्रांजैक्शन प्लेस कर सकते हैं। आपको फोन वोन करने की जरूरत नहीं है, किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है, आप खुद सब कुछ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत कन्वीनियंस होता है एक कंज्यूमर को, एक इन्वेस्टर को। एक ही है। सेकेंडली, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। ये मोबाइल ऐप्स के थ्रू, मोबाइल ट्रेडिंग के थ्रू आप अगर फार फ्लंग एरिया में भी हैं, टियर 3 टियर 4 टाउन्स में भी हैं, तो आपको बहुत कन्वीनियंस हो गया अकाउंट खोलने के लिए, फिर ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो ये एक और बहुत बड़ा हेल्प है, जिससे एक्सेसिबिलिटी का काफी बेनिफिट मिल रहा है। तीसरी और बड़ी उपयोग उसकी यूजफुलनेस है मोबाइल ऐप की या ट्रेडिंग की या मोबाइल ऐप की लार्जली, कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं या जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और मोबाइल ऐप में काफी इंफॉर्मेशन एक इन्वेस्टर को मिल जाती है, जिससे उसको काफी सहूलियत होती है, काफी हेल्प होती है एक अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। तो अगर आप ये तीन चीजें देखें तो इससे ऑब्वियसली मोबाइल ट्रेडिंग में काफी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, काफी उसकी यूजफुलनेस बढ़ रही है, जिससे निवेशक काफी लाभ ले पा रहे हैं। उसके अलावा ये कोविड के टाइम में तो ऑब्वियसली इसमें और बढ़ोतरी हुई, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे आपने बोला, दैट वाज द वे टू गो, एंड व्हाट बेटर देन मोबाइल ट्रेडिंग। सो ये काफी इन दैट सेंस 9 महीने में जो तीन यूजफुलनेस थी उसके कारण और ऐड हो गया मोबाइल ट्रेडिंग के अंदर। ओके, कौन सा एज ग्रुप है जो ज्यादा एक्टिव रहा है मोबाइल ट्रेडिंग में? बिकॉज कई नए निवेशक भी जुड़े हैं। इनफैक्ट एम्फी कहता है कि जो एसआईपी अकाउंट्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो वो कौन सा एज ग्रुप मेनली रहा है राहुल, जो कि काफी ज्यादा ईगर रहा है मोबाइल ट्रेडिंग के लिए? देखिए, आप जब भी मोबाइल ट्रेडिंग को देखते हैं तो यंगर ग्रुप हमेशा फोरफ्रंट में प्ले करता है। जो जनरली आप मान के चलिए मिलेनियल्स होते हैं, जो 25 से 35 साल या 20 से 35 साल के एज ग्रुप में मांग के चलिए। बट हम लोग मोबाइल ट्रेडिंग में 55 साल के ऊपर के ग्रुप में भी काफी इंक्रीज देख रहे हैं, इंक्रीमेंट्स देख रहे हैं कि वहां पर भी काफी लोग अपने आप को एडअप कर रहे हैं। तो ये काफी एक बड़ा इंटरेस्टिंग था हम लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जनरली लगता था कि यंगर पॉपुलेशन ही यूज करती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को। बट लास्ट 9 महीने में कोविड के टाइम में एक नई चीज निकल के आई कि थोड़ा एज ग्रुप ऑफ 50 एंड अबव आर ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। उनका भी काफी यूसेज बढ़ रहा है मोबाइल ऐप पे।
क्या मेन फीचर्स है अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए राहुल, बिकॉज अगर न्यू एज ग्रुप इसमें काफी ज्यादा एक्टिव है, हो सकता है जो कंपैरेटिवली जो थोड़े मैच्योर्ड इन्वेस्टर है, जो कि थोड़े कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं, उनके लिए कितना आसान बनाया गया है पूरा ये प्लेटफॉर्म। जैसे कि मानिए किसी को डीमैट अकाउंट ही खोलना है, नया निवेशक भी अगर डीमैट अकाउंट खोलना है, अपने फंड ट्रांसफर करने हैं, या फिर खरीदना या फिर बेचना है, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह आसानी से हो सकता है। या बिल्कुल। आप देखेंगे तो दो चीजें हैं जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। एक होता है आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है मार्केट के बारे में, कि मार्केट कैसा लग रहा है, क्या डेटा पॉइंट्स हैं, कौन से स्टॉक में क्या रिजल्ट आए हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, उनके चार्ट्स कैसे दिखते हैं। मतलब अलग अलग लोगों के, अलग अलग निवेशों की अलग अलग जरूरतें हैं, एक ही वो होता है। आई थिंक उस पर मोबाइल ऐप काफी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा न्यूज का सेक्शन है, वहां आपको लाइव न्यूज मिलती रहती है ऑन वेरियस स्टॉक्स, कि कौन से स्टॉक में कितना रिजल्ट आया, उसके लिए कोई न्यूज आई है स्पेसिफिक, तो बहुत कस्टमाइज्ड है एक वो। उसके अलावा चार्टिंग का सॉफ्टवेयर है। बहुत ट्रेडर्स होते हैं जिनको चार्टिंग में से डिसीजन लेने की जरूरत रहती है, कि वो चार्ट देखते हैं फिर उसके बेसिस पर अपना डिसीजन लेते हैं, वो है। बहुत सारा कंटेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कौन से स्टॉक में क्या रिजल्ट आया, उसका क्या पी है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, तो वो सब, तो ये सब कंटेंट काफी अवेलेबल रहता है ऐप में, और वो काफी महत्वपूर्ण है आदमी के डिसीजन लेने में, तो वो चीज अवेलेबल है। उसके अलावा दूसरा पार्ट वो है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। फंड ट्रांसफर हो गया, बाइंग एंड सेलिंग सिंपल हो गया, आपका अकाउंट ओपनिंग हो गया, तो ये सब चीजें, सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ सब एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही इजी टू यूज है एक निवेशक के लिए। तो इफेक्टिवली वो आए अपना, अगर सपोज नया निवेशक भी है, वो आए तो 2 घंटे में उसका अकाउंट खुल जाएगा, बल्कि उससे भी कम टाइम में इंस्टेंटली आजकल पैसा ट्रांसफर हो जाता है यूपीआई के थ्रू, और फिर वो अपना ट्रेडिंग करना चालू कर सकता है, अपने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकता है, वेदर इट इज म्यूचुअल फंड, वेदर इट इज इक्विटीज, व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। पर क्या इसमें किसी एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी? ये तो शायद खुद से ही जो निवेशक हैं वो अगर करना चाहते हैं अपना निवेश खुद मैनेज, क्या ये उन्हीं के लिए यहाँ पर कोई एडवाइजर भी है? क्योंकि हमने देखा है आजकल काफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है इन्वेस्टिंग में भी, रोबो एडवाइजर्स हैं जो कि एडवाइस करते हैं। क्या इस तरीके की कोई टेक्निक मोबाइल ट्रेडिंग एप्स या इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है इन्वेस्टर्स के लिए? हाँ, ये भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल एक सुविधा रहती है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेरा ये एज है, मेरा ये टारगेट है, ये गोल है, उसके हिसाब से आप मुद्दा बताइए कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एल्गो जो भी आप बोलना चाहें उसको, वो आपको 5-6 म्यूचुअल फंड लाके दे देता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और बहुत कन्वीनियंस है कि आप वो 3-4 स्टेप में अपने पूरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। इसके अलावा हम लोग आरएम भी प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, तो आप क्लाइंट चाहे तो आरएम को भी फोन पे बात कर ले, ट्रांजैक्शन खुद कर ले। तो आजकल हमने एक ये बिहेवियर बहुत देखा है कि क्लाइंट ट्रांजैक्शन खुद करना चाहता है, पर एडवाइस के लिए किसी से फोन पे बात भी करना चाहता है। तो हमारे जो हमारी ऑफरिंग है उसमें ये अवेलेबिलिटी है कि क्लाइंट ट्रांजैक्शन ऐप पे कर ले, पर फोन पे आरएम से बात भी कर सकता है, सो दैट उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि द डायरेक्शन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो ले रहा है वो सही है गलत है। तो मोबाइल ट्रेडिंग जो कि 2020 में काफी ज्यादा जिसने पिकअप किया है, जैसा कि राहुल बता रहे हैं, और 2021 में भी, मतलब नए साल में भी ये ट्रेंड जारी रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि डेफिनेटली लोगों को अपने पसंद से और बहुत ही एट ईज अगर कोई मिलता है फैसिलिटी, तो उससे वो डेफिनेटली काफी इंप्रेस होते हैं। बहुत शुक्रिया राहुल, आप हमारे साथ मनी गुरु निवेश 2020 के स्पेशल सीरीज के एपिसोड में शामिल हुए, और 2020 के निवेश ट्रेंड और 2021 में क्या सबक लेकर जाए निवेशक, उसके बारे में चर्चा करने के लिए थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में ऑलराइट, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।